हाय स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है साइकोलॉजी की, और आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। हमने विकास के बारे में पढ़ा, हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा कि विकास के अंदर क्या क्या आता है। हमने देखा कि जो विकास है वो हमारा गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। अब हम देखें क्या अलग अलग विकास की अवस्थाएं हैं जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विकास की अवस्थाओं से एचटेट के एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 अवस्थाएं जो कि है इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलिसेंस, हिंदी में हम कहेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर हम कहें चाइल्ड पेडागोजी। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक विकास के अंदर हम कौन कौन सी स्टेजेस लिखते हैं, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हमारा विकास चल रहा है। तो इनके अलावा भी तो स्टेजेस होती होंगी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद भी तो कोई अवस्था आती होगी जिसको हम कहते हैं एडल्टहुड। उसके बाद में आ जाती है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। लेकिन वो दोनों स्टेजेस हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसीलिए हमें उन्हें नहीं पढ़ना। तो हम स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी से, शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था, इन्फेंसी कहाँ से शुरू होती है? जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, उस टाइम को हम कहेंगे इन्फेंसी का पीरियड। जो इन्फेंसी की एज हमें दी गई है वो है 0 से 2 साल। तो 0 मतलब जब अभी वो नया नया पैदा हुआ है, उस एज को हम कहेंगे। लेकिन इन्फेंसी के अंदर ही हमारे पास एज आती है एम्ब्रियो की, फीटस की, इन सब की जो एज आती है वो हम आगे देखेंगे। तो ये गर्भ से पूर्व से चलती है हमारी इन्फेंसी, और जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता हम उसे इन्फेंट ही बोलेंगे, शैशव ही बोलेंगे। तो इन्फेंसी को हम बोलेंगे शैशवावस्था। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरी एज आ रही है वो है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक है? बाल्यावस्था है 2 से 12 साल तक, 2 to 12 ईयर्स हमारी आएगी बाल्यावस्था। लेकिन बाल्यावस्था को आगे हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। तो ये इसकी एज क्या होती है? इसकी एज होती है हमारी 2 से 7 साल, 2 to 7 ईयर्स। और दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है लेटर चाइल्डहुड, जो कि चलता है हमारा 7 साल से 12 सालों तक। तो इन सब के कोई ना कोई फंक्शंस या इम्पोर्टेंस अलग अलग है, इसीलिए इनको टुकड़ों में बांटा गया है। और ये सब हम वीडियो के साथ साथ आगे देखते जाएंगे कि किस अवस्था में क्या इम्पोर्टेंस है। एडोलिसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था के समय हमने पहले भी वीडियोस में देखा है कि होता है 12 से 18 साल तक। तो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हमारे सामने आई? इन्फेंसी, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में बांटा, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, और उसके बाद में आई एडोलिसेंस, जो कि चलती है हमारी 12 से 18 साल तक। तो हमारी सबसे पहली स्टेज है इन्फेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शैशवावस्था। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 0 से 2 ईयर्स, बिल्कुल बच्चे का बर्थ हुआ वहाँ से लेकर के 2 साल तक कौन सी स्टेज रहेगी? इन्फेंसी। तो इस अवस्था के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे नियोनेट। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नवजात शिशु है। बट ये नवजात शिशु कब तक कहलाएगा? वो कहलाएगा 0 से 14 डेज हम कहें, या फिर हम कहें 2 वीक्स। तो 2 हफ्तों तक या फिर 0 से 14 दिनों तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे? नवजात शिशु कहेंगे। द चाइल्ड इन दिस स्टेज इज कॉल्ड नियोनेट, इंग्लिश में हम उसे बोलेंगे नियोनेट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह अवस्था नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया तो अब वो एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है, उसको इतने सारे लोगों से मिलना है, इतनी सारी आवाज़ें सुननी है। अब हमें नहीं पता कि गर्भ के अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है, बट अगर वो ठंडी जगह पर पैदा हुआ है तो उसको ठंड के साथ डील करना है, गर्म जगह पर पैदा हुआ है तो गर्म जगह के साथ डील करना है। और हम देखते भी हैं कि ये सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। जो भी बच्चों की डेथ्स होती है वो इसी टाइम पीरियड में होती है, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर। अगर कोई बच्चा सही से समायोजन नहीं कर पा रहा है तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि उनकी डेथ हो जाती है।
इसके साथ साथ वो और भी अलग अलग चीज़ें सीखता है, जैसे कि सकिंग, चूसना, निगलना, ये सारी चीज़ें वो इसी एज के अंदर सीखता है। रेडिकल एडजस्टमेंट इसको हमने बोला इंग्लिश के अंदर कि एकदम से नए वातावरण में आया और एकदम से उसे उसके साथ समायोजन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि जॉन्डिस भी हो जाता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो गर्भ के अंदर का वातावरण था और जो बाहर का वातावरण है वो बहुत ज़्यादा अलग है। बच्चे को प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, तो वो समायोजन करता है एकदम से। इतना छोटा सा बच्चा कैसे इतना बड़ा समायोजन कर लेता है, ये भगवान की कुदरत की ही दया या माया समझी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे वातावरण से किसी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर जा रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर जा रहे होते हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तो जब वो बच्चा बाहर आता होगा तो उसको कितनी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती होगी इतने छोटी सी जान को। तो वो भगवान की माया समझ सकते हैं हम सिर्फ। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेट क्या रहता है बच्चे का जब वो पैदा हुआ है। तो जो उसका वेट है वो रहेगा 7 से 8 पाउंड, और अगर हमसे केजी में पूछा जाए तो 3 से 3.5 केजीज। बट क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे 2.8 केजीज के भी होते हैं, 2 केजी के भी होते हैं। बट जो एक स्वस्थ बच्चा माना जाएगा, ये स्वस्थ बच्चे का वेट है वो रहेगा 7 से 8 पाउंड या फिर 3 से 3.5 केजीज। उसके बाद में आता है कि बच्चे की हेड की जो लंबाई है, जो बच्चे का सर है, वो कितना आएगा? वो पूरी बॉडी का 1/4 होगा। संपूर्ण लंबाई का 1/4 हिस्सा जो है वो बच्चे का ब्रेन ही होगा, मतलब उसका सर ही होगा उसकी बॉडी को अगर हम देखेंगे तो हेड इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ द होल बॉडी। और ये क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हेड का वेट कितना है। तो एक छोटे बच्चे के हेड का वेट हम देख सकते हैं कि 250 ग्राम्स हम मार्क कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एस्टेट के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड। तो हमारी नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड जो है वो है 2 से 12 ईयर्स, 2 to 12 ईयर्स। अब वो चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में बांट लिया। सबसे पहले आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? 2 से 7 साल, या फिर हम कहेंगे 2 to 7 ईयर्स तक के बच्चे को हम क्या कहेंगे कि उसका कौन सा पीरियड चल रहा है? अर्ली चाइल्डहुड चल रही है, अभी पूर्व बाल्यावस्था चल रही है। तो पूर्व बाल्यावस्था में जब बच्चा 2 से 7 साल का है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, या फिर क्या क्या हरकतें वो कर रहा होता है उस टाइम पे, वो सारे फीचर्स हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है प्री गैंग एज, पूर्व टोली अवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि प्री गैंग एज कौन सी अवस्था को कहा गया है, कि वो टोलियां अपनानी शुरू कर देता है, बट वो कोई उस अवस्था में ज़्यादा फिक्स नहीं होता है कि 2 बच्चों के साथ आज खेला तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी उनके साथ ही खेलेगा, उसकी दोस्ती इतनी ज़्यादा पक्की हो गई है। नहीं, कट्टा अब्बा ये सब उनमें चलता रहता है, तो अभी दोस्ती इतनी पक्की नहीं हो रही है। बट गैंग एज, पूरी गैंग एज नहीं आई है, बट थोड़ा थोड़ा दोस्त बनाना उसने शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चा कितने साल का हो गया? 2 से 7 साल का। तो 4-5 साल के बच्चों को तो हम देखते ही हैं कि उनके दोस्त होते हैं, बट वो परमानेंट वाली दोस्ती नहीं होती है अभी तक। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है टॉय एज, खिलौनों वाली अवस्था। उसको हम अर्ली चाइल्डहुड मार्क करेंगे कि 2 से 7 साल का बच्चा खिलौनों से खेलता है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत छोटा होता है। बट अगर वहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मार्क करेंगे? तो हम मार्क करेंगे इन्फेंसी, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में इन्फेंसी की एज को 0 to 5 ईयर्स भी लिया गया है। तो अगर हमें अर्ली चाइल्डहुड नहीं दिखा तो हम टॉय एज को इन्फेंसी में मार्क करेंगे। बट अगर हमारे पास दोनों है क्वेश्चन पेपर के अंदर की इन्फेंसी भी है और अर्ली चाइल्डहुड भी है, तो हम अर्ली चाइल्डहुड को मार्क करेंगे कि 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो खिलौनों के साथ खेलता है। उसके बाद में आ रहा है रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चे के अंदर भाषा का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है। तो ये भी हमारा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है, तीव्र भाषा का विकास। अब वो जल्दी जल्दी लैंग्वेज सीखना शुरू कर देगा। 2 साल से पहले 1 वर्ड बोल रहा था, 2 वर्ड बोल रहा था, और उसको अच्छे से सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 2 से 7 साल की अवस्था में आया कि 4th ईयर का बच्चा तो स्कूल जाने लग जाता है, तब तक तो वो बिल्कुल अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। तो हमने देखा कि उसने कितनी जल्दी भाषा सीख ली।
कहाँ हमने देखा 2 साल का बच्चा जो 2 या 3 शब्द ही बोल पा रहा था, 2 साल के अंदर अंदर वो पूरी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से बोलने लग गया है। तो सबसे ज़्यादा तेज भाषा का जो विकास हुआ वो हुआ हमारा पूर्व बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में, जिसका टाइम पीरियड क्या है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद में है सेल्फ सेंटर्ड, बच्चा स्व केंद्रित होता है। जो बच्चा 2 से 7 साल के बीच में है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो वो स्व केंद्रित है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि पापा ऑफिस से थक कर आए हैं, अगर पापा ने कहा है कि पार्क लेकर जाऊंगा तो पार्क लेकर ही जाना है। उसे नहीं पता कि दूसरा बंदा कितना ज़्यादा थका हुआ है, उसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, अपने काम से मतलब है उसे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल में ड्राइंग दिखाई है तो वो अपने आस पड़ोस सभी को ले जाकर दिखाएगा कि देखो देखो आज मैंने ड्राइंग बनाई है। क्यों? क्योंकि वो स्व केंद्रित है, उसे सिर्फ ये लगता है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर है और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मैं जो करता हूँ वो सबको पसंद आएगा। भले ही उसको इतनी समझ नहीं है अभी कि उसने ड्राइंग बनाई है तो इससे उसके पापा को या उसकी मम्मी को इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट वो फिर भी आकर दिखाएगा कि देखो पापा मैंने ड्राइंग बनाई है, देखो देखो मैंने ये किया, आज मैंने ये कर दिया। तो वो स्व केंद्रित है, उसे किसी और से फर्क ही नहीं पड़ता कि पापा ऑफिस से थक कर आए हैं या फिर दूसरे बंदे का उसकी ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो खुद को ऐसे दिखाता है कि मैं तो हीरो हूँ यहाँ का और सबको मुझसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, वो स्व केंद्रित ही रहते, सेल्फ सेंटर्ड है वो बिल्कुल। उसके बाद में आता है हमारे पास मेन पॉइंट क्यूरियोसिटी। सबसे ज्यादा जिज्ञासा भी बच्चे के अंदर 2 से 7 साल के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज सीखी है, लैंग्वेज सीखी है तो अलग अलग क्वेश्चंस अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, और बाहर एक्सपोजर हो रहा है उसका, बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, बाहर वाली आंटी से मिल रहा है, तो हर एक चीज के साथ अब वो नया नया मिलने जुलने लगा है। तो उसके अंदर जिज्ञासा ज्यादा होगी कि वो भैया मिले थे वो क्या करते हैं, वो अच्छे हैं या गंदे हैं, या जो भी वो पूछता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जब वो पहले स्कूल में गया होगा तो वो देखेगा कि वो यहाँ पर खिलौने हैं, क्या मैं इनसे पूरे दिन खेल सकता हूँ या नहीं। वो अपनी टीचर्स से अलग अलग बातें करेगा, और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि बच्चा जाकर घर की बातें अपनी टीचर्स के साथ शेयर करता है कि कल मम्मी पापा लड़ रहे थे, कल हम बाहर खेलने गए। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों करता है? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है, उसे लगता है कि हमने जो भी किया या मैंने जो भी किया तो वो सब के सब उसको एंजॉय करेंगे, वो सब के सब मेरी खुशी में खुश हैं और मेरे दुख में वो सब दुखी होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्यूरियोसिटी है। अगर उसकी मैम ने कहा कि ये काम ऐसे होगा और ये ऐसे करके आना है तो वो क्वेश्चंस पूछेगा, वहाँ पर वो डरेगा नहीं। बट आगे जाकर हम देखते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, बट छोटा बच्चा इतना ज़्यादा मासूम होता है कि वो हर एक चीज़ का क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देता है और वो क्वेश्चंस भी पूछता है, तो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में आता है लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण करके सीखना। तो बच्चे इस एज में 2 से 7 साल की एज के अंदर हम देखेंगे घर घर लड़कियां घर घर खेल रही है, बच्चे अगर घर घर खेल रहे हैं तो लड़के आ रहे कह रहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लड़की उसके लिए खाना बना रही है। ये सब क्या है? वो अनुकरण करके देख रहे हैं कि हाँ मम्मी पापा के लिए खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, तो वो सब भी उसी तरह से खेलते हैं, अनुकरण करते हैं। टीवी में, मूवीज में उन्होंने देखा कि कार्स की टक्कर हो रही है तो वो भी अपनी छोटी छोटी कारों के साथ उनकी टक्कर करवा रहे हैं, रेसिंग करवा रहे हैं, तो वो अनुकरण कर रहे हैं। भले ही वो टीवी का करे, चाहे उनके बाहर के वातावरण का करे, अपने स्कूल का करे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ मोस्टली लड़कियां ही हम कहेंगे कि टीचर्स को देख के घर पे आके पढ़ाना शुरू कर देती है। टीचर बच्चा खेल रही होती है, साड़ियाँ डाल रही होती है कि मैम साड़ी पहनती है, मैं टीचर बनी हुई साड़ी पहन रही, तो क्या कर रहे हैं? वो इमिटेशन कर रहे हैं, वो अनुकरण करके सीख रहे हैं सोसाइटी के रोल्स को। उसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन। कोई भी उनका जो है लॉजिक नहीं होता है उनकी बातों में। बच्चा जा रहा है कहीं पे तो चांद उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि चांद मेरे पीछे पीछे आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा लगता है हमारे साथ कि चांद चल रहा है, बट वो क्या कहता है मेरे चंदा मामा ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। या फिर कोई भी लॉजिक नहीं होता कि उसको चोट लग गई या फिर उसको चेयर से चोट लग गई तो वो अपनी मम्मी को आकर कहेगा कि मम्मी इस चेयर को मारो, इसने मुझे चोट मारी है। और जब उसकी मम्मी उस चेयर को मारती है तो वो खुश भी हो जाता है कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। लॉजिक नहीं है उसके सोचने में, वो कुछ भी सोच सकता है कि चांद मेरा मामा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इरेशनल थिंकिंग के अंदर आती है। तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्री गैंग एज कौन सी अवस्था है? अर्ली चाइल्डहुड है। टो एज कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड है। अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं दिया हुआ है तो इन्फेंसी है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का विकास किस
एज के अंदर होता है तो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। स्व-केंद्रित बच्चा कब होता है, जब वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। इरेशनल थिंकिंग, अतार्किक चिंतन कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। 2 से 7 साल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और अगर हमने हमारे घरों में छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया या कभी हमने देखा है आम जिंदगी में, तो हम ये सब आराम से उनके साथ अटैच करके समझ सकते हैं कि हाँ उस बच्चे ने ऐसे किया था। और लर्निंग बाय इमिटेशन होता है, अनुकरण करना होता है। हम देखते भी छोटे बच्चे इसी तरह से खेल रहे होते हैं, एक दूसरे का अनुकरण करके। टीवी में जो चल रहा है या घर में जो चल रहा है वही गेम्स होते हैं उनके, कुछ अलग नहीं होता। अब उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो है 7 से 12 साल। अब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है, अब वो 2nd 3rd क्लास में आ गया है, अब वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा भी समझने लग गया है। तो सबसे पहले लेटर चाइल्डहुड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 12 साल तक। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है गैंग एज, टोली अवस्था। बच्चे बिल्कुल प्रॉपर टोली बनाकर खेलते हैं अब, कि ग्रुप में 6 से 7 बंदे तो होंगे ही होंगे। इतनी जल्दी उनकी लड़ाई भी नहीं होती, इकट्ठा अब्बा कर रहे हैं, आज कोई गैंग में है कल कोई गैंग से बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक ग्रुप बन गया तो वो एक फिक्स्ड ग्रुप है। आगे जाकर कभी लड़ाई हो एक बार तो वो अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी लड़ाइयाँ नहीं होती है कि जब सारे बच्चे आ जाएंगे तभी खेलेंगे, कि उसको बुला लाता हूँ उसको बुला लाता हूँ, एक गैंग बना लेते हैं वो अपना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, छद्म परिपक्वता। सूडो मीन्स कि प्रॉपर मैच्योरिटी आई नहीं है, अभी वो परिपक्व हुआ नहीं है, बट उसे लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ। छद्म है, छद्म परिपक्वता, मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है, इतना ज़्यादा समझदार हुआ नहीं है, एज अभी भी छोटी है, बट वो समझता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। 11 से 12 साल के बच्चे हम देखेंगे कि वो कहेंगे कि स्कूटी दे दो मुझे, मैं ये काम कराता हूँ, जबकि वो बहुत छोटा होता है, फिर भी कहेगा कि मम्मी बाजार से सामान लाना, चलो मैं ला देता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ अब, लेकिन इतना बड़ा वो हुआ नहीं होता। इसको हम कहते हैं एज ऑफ सूडो मैच्योरिटी, जो कि हमें देखने को मिलेगी 7 से 12 साल के बच्चों के अंदर। फिर उसके बाद में आता है ट्रबलसम या फिर क्वेरलसम एज। जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो इसी एज के अंदर होगी बच्चे, क्योंकि बच्चा समझदार होता जा रहा है, अपने आप को बड़ा भी मानता जा रहा है, तो वो जाकर लड़ाइयाँ करेगा अपने सही के लिए, अपनी गलत के लिए। और लड़ाइयाँ ना भी करे तो भी बहुत ज़्यादा शरारती हो रहा है वो इस एज में, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई ना कोई लड़ाई, उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने आने लगेगी। कौन से पीरियड के अंदर, लेटर चाइल्डहुड के अंदर। अब वो स्कूल में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक स्पोर्ट्स हो गया या फिर कोई भी और एक्टिविटीज़ हो गई, और बहुत ज़्यादा लेटेंसी की स्टेज पर भी जा रहा है कि अब उसका इतना ज़्यादा उसको खुद के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो ट्रबलसम एज या फिर क्वेरलसम एज, उन्मादी बच्चे की जो अवस्था है वो हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड में। तो ये थी हमारी चाइल्डहुड की स्टेज। हमारी नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे किशोरावस्था, जिसका समय काल है 12 से 18 साल। तो 12 से 18 ईयर्स तक एडोलेसेंस का टाइम पीरियड रहेगा। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज भी हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि इस समय पर बच्चे में प्यूबर्टी हो रही होती है, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और बहुत सारे चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। उसकी हाइट इंक्रीज होती है, लड़कों में बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, लड़कियों की साउंड थोड़ी सी हाई पिच की तरफ चली जाती है, और बहुत सारे चेंजेस वो देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर और हार्मोन्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में और उनके इंटेलेक्चुअल में थोड़े बहुत चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन हम देखेंगे, बात बात पर गुस्सा करने लगेंगे, अपने लिए लड़ने लगेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, घर वालों की बातें थोड़ी कम सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है वो एडोलेसेंस के अंदर आते हैं। तो इस एज को हम या फिर इस स्टेज को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो एडोलेसेंस को हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनकारी काल, कि उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं। लड़के की हाइट बढ़ रही है, लड़कियों की हाइट बढ़ रही है, लड़कों के दाढ़ी आनी शुरू हो रही है, लड़कियों की साउंड थोड़ी सी हाई जा रही है पिच में। तो ये सारे चेंजेस उनकी बॉडी में भी हो रहे होते हैं और उनके हार्मोन्स के अंदर भी हो रहे होते हैं। फिर इस पीरियड को कहा गया गोल्डन एज। गोल्डन एज क्यों कहा गया? कि ये उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज आ जाती है, कि 10th के बोर्ड्स हैं, +2 के बोर्ड्स हैं, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बॉडी में एनर्जी हाई होती है, स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है बच्चा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लग रहा है। तो ये उनके
लाइफ की गोल्डन एज होती है कि सही डायरेक्शन अगर बच्चे ने इस पीरियड के अंदर पकड़ ली तो आगे जाकर वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद में आती है ब्यूटी एज, सौंदर्य काल, कि बच्चा खुद से ही इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि सभी मुझे देख रहे होंगे, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, शादी में जा रहे हैं, ओ चलो मैं बाल सेट करवा के आता हूँ। तो वो खुद से ही ऑब्सेस्ड है, अपनी ब्यूटी को लेकर ऑब्सेस्ड है, बाहर की दुनिया में मैं कैसा दिख रहा हूँ, चार लोगों के ऊपर मेरा क्या आकर्षण पड़ रहा है या फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको, मैं अच्छा तो दिख रहा हूँ नहीं। तो ये सब इस एज के अंदर बच्चे के दिमाग में आता है, तो इसीलिए इसको कहा गया ब्यूटी एज, सौंदर्य काल। उसके बाद में स्प्रिंग एज, बसंत काल, कि उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे रंग बिरंगी चीज़ें उसकी लाइफ के अंदर आ रही है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो इसलिए इसको कहा स्प्रिंग एज, बसंत काल, कि अलग अलग फीलिंग्स हैं, अलग अलग इमोशंस हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। तो क्या क्या नाम आ गए इसके? ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तनकारी काल, गोल्डन एज, स्वर्ण काल, ब्यूटी एज, सौंदर्य काल और स्प्रिंग एज, बसंत काल। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्यूटी एज किस एज को कहेंगे, एडोलेसेंस को कहेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड का टाइम क्या है, तो 12 से 18 ईयर्स है। ज़रूरी नहीं है वो हमसे किशोरावस्था ही लिख कर देगा, ट्रांजिशनल पीरियड दे सकता है, गोल्डन एज दे सकता है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो एचटेट के एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछी गई है, वो है किशोरावस्था तूफान एवं दबाव की अवस्था है। ये बात हमें किसने कही? स्टैनले हॉल ने कही कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का, सोसाइटी के अंदर अच्छा दिखने का, बहुत सारी चीज़ों का, पढ़ाई भी आ रही है उस टाइम पे, दोस्तों के साथ भी बाहर जाना है और एक्टिविटीज़ में भी जाना है, सुंदर भी दिखना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके ऊपर। और स्टॉर्म, तूफान का, कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, बिहेवियर के अंदर, दिमाग के अंदर, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो चेंजेस आ रहे हैं उसकी लाइफ के अंदर। अब वो सिर्फ अपने दोस्तों तक सीमित नहीं है, अब वो और नए दोस्त बना रहा है, बाहर जा रहा है, और ज़्यादा उसकी पढ़ाई का लेवल ऊपर हो गया, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान जा रहा है कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, कैसे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। तो इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा कि एडोलेसेंस इज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेंगे। ये बात किसने कही? स्टैनले हॉल ने। डायरेक्ट पूछा गया है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, तो ये लाइन स्टैनले हॉल ने कही है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एडोलेसेंस इज थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड को हिंदी में हम कहते हैं चौखट। तो जो किशोरावस्था है वो चौखट है किसके बीच की? चाइल्डहुड, बाल्यावस्था और एडल्टहुड, वयस्क होने के बीच की चौखट है। अब जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है बाल्यावस्था से, तो वो आगे आ चुका है, और वो बीच में है किसके? बाल्यावस्था के। यहाँ पर हमारी किशोरावस्था आ गई और अब वो जाकर युवा हो जाएगा, आगे युवावस्था आ गई। तो इसके बीच की जो एज है वो है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जिसको कहा चौखट, की बाल्यावस्था से आगे आ गए हैं, चौखट है एडोलेसेंस की। और एडोलेसेंस के बाद हम जाएंगे युवावस्था में, एडल्टहुड में। तो एडोलेसेंस को चौखट कहा गया, या फिर हम इसको ब्रिज भी कह सकते हैं। एडोलेसेंस इज द ब्रिज। किस किस को जोड़ रहा है? बाल्यावस्था और युवावस्था को कौन सी स्टेज जोड़ रही है? वो एडोलेसेंस जोड़ रही है, किशोरावस्था जोड़ रही है। तो इसलिए कहा गया एडोलेसेंस इज थ्रेशोल्ड, चौखट है बाल्यावस्था या युवावस्था के बीच की, या फिर हम कहें कि एक ब्रिज है जो कि हमें आगे जाकर युवावस्था से जोड़ेगा। बट पहले कहाँ से शुरू हो रहा था? बाल्यावस्था से शुरू हो रहा था। तो बाल्यावस्था से युवावस्था तक जोड़ने वाला ब्रिज कौन है? एडोलेसेंस। चौखट कौन है? एडोलेसेंस। थ्रेशोल्ड कौन है? एडोलेसेंस। अब अलग अलग चीजें हमें एक बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी एडोलेसेंस के अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। बच्चे के अंदर क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि मैं हूँ कौन, समाज में मेरा दर्जा क्या है, लोगों से वो एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम्स आती है, उसके कोई और विचार होते हैं, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि पार्टी करने नहीं जाना है और वो कहेगा कि मैं तो जाऊँगा, उसको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही है, लोगों की बातों से उसको दिक्कत हो रही है। कि लड़कियों को अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम सही से बैठो, तुम सही से बोलो। तो वहाँ पर उस बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि मैं हूँ कौन, मुझे इतनी रोक टोक क्यों करी जा रही है, उसको उस टाइम पे समझ नहीं आता है। तो उनको क्या होती है? सामाजिक समायोजन में समस्या होती है कि समाज के अकॉर्डिंग अब उन्हें बिहेव करने को कहा जाता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तुम्हें ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें सही से प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए, इन लोगों के साथ बाहर मत जाओ, ये काम मत करो। तो उसको प्रॉब्लम हो रही है अपने समाज के अंदर समायोजन करने में कि जब तक मैं बच्चा था, मैं बाल्यावस्था में था,
मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बट एकदम से ऐसा क्या हो गया कि मुझे इतनी रोक टोक करी जा रही है, सोसाइटी वाली आंटी ताने मार रही है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो समायोजन नहीं कर पाता है एक टाइम से कि कैसे ये इतने चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, घर वाले भी चेंजेस करने को कह रहे हैं, तो मैं कैसे ये सब करूं, उसको समझ नहीं आता क्योंकि स्टार्टिंग का पीरियड होता है। फिर इस समूह में घनिष्ठता बढ़ना, जब सब रोक टोक हो रही है कि ये ना करो, वो ना करो, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे में जो बच्चा है वो कनेक्ट करता है अपने उस गैंग के साथ या फिर उस समूह के साथ जिसमें वो रहता है, उसके दोस्तों के साथ। वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले। तो उसको ऐसे करके उसकी बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा हो जाती है, अपने समूह के साथ, अपने जो उसने ग्रुप था उसके फ्रेंड्स का, उसके साथ वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता है। और इसीलिए बच्चे को इस एज में अपने दोस्तों से ज़्यादा लगाव हो जाता है, अपने पेरेंट्स से इतना लगाव वो नहीं करते इस एज के अंदर जनरली। तो समूह में घनिष्ठता बढ़ जाती है और समाज में वो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं कि जो चेंजेस उनमें लाने की कोशिश की जा रही है उनको वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एक टाइम से, कि पहले ऐसा नहीं था और अब मैं ऐसा क्यों करूं। इस वजह से उनके दिमाग के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। फिर उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है डे ड्रीमिंग। दिन में भी सपने देखते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मेडिकल ले लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, अभी तो मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मैं तो सिंगर बनूंगा। तो वो दिन में सपने देखते रहते हैं कि मैं इतना बड़ा इंसान बन जाऊंगा। मैं, कोई भी बच्चा छोटा तो सोचेगा नहीं कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे रेडी लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो एक हीरो की तरह अपने आप को देखते हैं कि अक्षय कुमार ने मूवी के अंदर कार उड़ा दी थी, तो जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी कार को उड़ाऊंगा, वैसे ही कार को उड़ाऊंगा, वैसे ही ड्रिफ्टें लगवाऊंगा। तो ये सब क्या डे ड्रीमिंग है, दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, कि दिन में वो सपने देख रहे हैं कि अच्छा अब मैं मेडिकल ले लूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, फिर मैं फरारी खरीद लूँगा, मेरा खुद का हॉस्पिटल होगा, मैं सिंगर बन जाऊँगा सिद्धू मूसेवाला की तरह, मेरे पास जी वैगन होगी, मैं ये करूँगा। तो दिन में सपने देख रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एज किसको कहेंगे हम? एडोलिसेंस को, किशोरावस्था को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। तो चाइल्डहुड के अंदर क्या था कि बच्चे गैंग बना रहे थे, दोस्त बना रहे थे, बट वो दोस्त उनके खुद के जेंडर के ही थे, कि अगर लड़का है तो लड़के के दोस्त लड़के ही बन रहे हैं चाइल्डहुड के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर। लड़की है तो लड़की के जो दोस्त हैं वो सिर्फ लड़कियां ही है। अपोजिट जेंडर पे तो बात तक करना अच्छा नहीं सोचते हैं कि नहीं ये लड़का है इसके साथ हम नहीं खेलेंगे, नहीं ये लड़की है इसको हम नहीं खिलाएंगे। ये सब कहाँ चल रहा था? बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में। लेकिन जैसे ही बच्चा किशोरावस्था के अंदर आया, 12 से 18 की एज के अंदर आया, अब उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है दूसरे जेंडर की तरफ, कि लड़के लड़की आपस में दोस्त बन रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसे होता है लेकिन लड़कों के साथ तो ऐसा होता है। और उनके अंदर ये भी क्यूरियोसिटीज इस टाइम पे ज़्यादा आती है कि लड़की है तो इसको थप्पड़ नहीं मारा, मैं लड़का था तो इसलिए मुझे पीट दिया। तो अपोजिट जेंडर की तरफ इनकी अट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, कि लड़कियों की लाइफस्टाइल के बारे में, लड़कियों के अंदर दिलचस्पी लेना। लड़की है तो वो लड़कों की लाइफस्टाइल में दिलचस्पी ले रही है, उनसे बातें करना। अपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स को बनाना आएगा हमारा एडोलिसेंस के अंदर। लेकिन सेम जेंडर में अगर हमसे पूछे कि सेम जेंडर में फ्रेंड्स किस एज में बनाते हैं, तो वो चाइल्डहुड होता है। उसके बाद में आएगा वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। कोई ना कोई एक ऐसा सुपरस्टार, मूवी स्टार और सिंगर, या कोई ना कोई एडोलिसेंस के अंदर, बच्चे के अंदर होता है, जिससे वो मोटिवेशन लेता है कि मेरे हीरो ने ये किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। उसके जैसे दिखने के लिए उसके जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देगा, हेयर कट लेना शुरू कर देगा, उसकी तरह बोलना शुरू कर देगा, उसके डायलॉग्स या उसके गाने ज़्यादा सुनने लग जाएगा, दूसरों को सुनाने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हीरो की वर्शिप करता है कि मेरे हीरो ने कार उड़ाई तो मैं भी बड़ा होकर कार उड़ाऊंगा, मेरे हीरो का ये हेयर स्टाइल है मैं भी ऐसी कराऊंगा। जैसे बीच में कट्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सभी लड़के मोस्टली कट्स मरवा रहे थे अपने बालों के अंदर। तो जो उनका हीरो, जिस बंदे को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे अपनी लाइफ में, टीवी एक्टर हो गया, सिंगर हो गया, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनकी पूजा ही करते हैं एक तरह से, कि इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं कि उनके जैसे बोलने में, चलने में, खाने में, सब कुछ उनके जैसा वो पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद में आता है विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। जब बच्चे के अंदर चेंजेस हो रहा है, उसके पेरेंट्स उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत करो, ये मत खाओ, सोसाइटी उसे बोल रही है कि इधर नहीं जाना है तुम्हें, ये नहीं करना है तुम्हें, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो, दोस्तों को छोड़ दो, तो उसके
अंदर विद्रोह आ रहा है, विद्रोह की भावना आ रही कि क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है। वो अपने लिए लड़ना शुरू कर देता है कि बस करो, तुम्हारा तो यही है रोज का, मैं ऐसा सब नहीं कर सकता हूं, पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब क्या दिक्कत हो रही है। तो बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना आनी शुरू हो जाती है इस एज के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं और साथ में सोसाइटी से तरफ से भी उसको बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए कहा जाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, जिसकी वजह से वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। और जहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होता है वहाँ पर ही रिवोल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें एडजस्ट तो कर नहीं पा रहे हैं, तो या तो हमें दब के रहना पड़ेगा या फिर हमें विद्रोह करना पड़ेगा। तो बच्चा इस स्टेज के अंदर विद्रोह करता है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट किस एज के अंदर आएगी? एडोलेसेंस के अंदर आएगी। तो ये थी हमारी सभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।